प्रोबेबिलिटी थ्योरी थोड़ी सी कर भी चुके हम लोग और आज नेक्स्ट रिवीजन करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं सामने, वी विल डू सर्टेन क्वेश्चंस और रैपिड रिवीजन। ये रैपिड एक्स है, फाउंडेशन आपके पास ऑलरेडी है, थोड़ा सा क्वेश्चंस और करते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं फिर। ये है एक्सरसाइज 2+1 रैपिड एक्स प्रोबेबिलिटी थ्योरी का क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया हुआ है और ये अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है। तो लेट अस गो टू दिस क्वेश्चन 6, रीड करें और जहां राइटिंग कर रहे हैं वहां पे एक्सरसाइज 2 रैपिड एक्स लिख देना। इन ए सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस का सिंगल थ्रो किया तो 6 स्क्वायर 36 आउटकम्स होंगे। थ्रो 2 डाइस वंस और यू थ्रो 1 डाई ट्वाइस। एक डाई को 2 टाइम्स थ्रो करें या 2 डाइस को 1 टाइम थ्रो करें, इट्स ऑल द सेम। और इसका सैंपल स्पेस अब तक याद होगा आपको, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इस तरह से बहुत बार बताया मैंने। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। वैसे याद दिलाया। अगर आपको फुल सैंपल स्पेस देखना है तो प्रीवियस लेक्चर्स को रेफर करें। 5 1 2 3 4 5 5 6, उसके बाद 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। इस तरह से ये टोटल हो गए 6 स्क्वायर 36 आउटकम्स। तो सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर ए डबलेट नॉर ए टोटल ऑफ 9 विल अपीयर। इनको डबलेट नहीं चाहिए। डबलेट होता है गेटिंग सेम नंबर ऑन ईच डाई, तो ये कहते हैं डबलेट नहीं चाहिए। टोटल ऑफ 9 भी नहीं चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर ए डबलेट नॉर ए टोटल ऑफ 9, ना इनको चाहिए डबलेट और ना चाहिए इनको टोटल ऑफ 9, रिमेनिंग एवरीथिंग चाहिए। ठीक, तो क्वेश्चन तो समझ लिया। डबलेट्स क्या होते हैं? गेटिंग सेम नंबर ऑन ईच डाई। तो डबलेट्स का सेट डी बोल देता हूं। ये डबलेट्स हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। ये होते हैं डबलेट्स। 6 डबलेट्स होते हैं। टोटल ऑफ 9 के सेट को मैं T9 बोल देता हूं। 6 3 5 4 4 5 3 6, ये टोटल ऑफ 9 हुआ। और आपको ये दोनों भी नहीं चाहिए, ये अनवांटेड आउटकम्स हैं। तो रिमेनिंग ऑल वांटेड आउटकम्स हैं। तो आप क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हो। एक है अनफेवरेबल आउटकम्स, एक मेथड ये, एक और बताऊंगा, 2 मेथड आपको बताऊंगा। अनफेवरेबल्स, ये चाहिए नहीं, वो अनफेवरेबल है। तो अनफेवरेबल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो ये है। और देखिए टोटल ऑफ 9 में कहीं भी डबलेट नहीं है, तो ये सब अलग अलग है। तो 6 के बाद 7 8 9 10, तो अनफेवरेबल्स है 10 आउटकम्स। तो और टोटल 36 पहले बता दिया मैंने। तो फेवरेबल्स कितने बन गए?
फेवरेबल आउटकम्स हो गए 36 माइनस 10, 26 आउटकम्स फेवरेबल। तो प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 26/36, 13/18। ये अपना क्लासिकल मेथड, ओल्ड अपना जो मेथड होता है उस मेथड से बताया मैंने। अब इसका एक एडवांस मेथड सेट थ्योरी के बेस पर, उसमें थोड़ा सा, क्योंकि सेट थ्योरी है थोड़ा नया सा लगेगा और लेकिन जानना बहुत जरूरी है, नॉलेज चाहिए उसकी, तो मैं वो बताता हूं। अब आपको चाहिए नाइदर ए डबलेट नॉर ए टोटल ऑफ 9। बाकी सैंपल स्पेस सेम है, डी सेट वही है, T9 वही है, सैंपल स्पेस वही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए डबलेट, जिसको डी डैश कहते हैं, नॉट ए डबलेट एंड नॉट ए टोटल ऑफ 9, नीदर डबलेट नॉर टोटल ऑफ 9 को इस तरह बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए डबलेट एंड नॉट ए टोटल ऑफ 9, ऐसे बोला जाएगा। अब देखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। ये क्या है, पी हटा दो तो डिमोर्गन लॉ है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। दिस इज नोन एज डिमोर्गन्स लॉ, बहुत फेमस है सेट थ्योरी, प्रोबेबिलिटी थ्योरी और लॉजिक में। तो उस तरह से ये बन गया डी यूनियन T9 होल कंप्लीमेंट, डिमोर्गन लॉ अप्लाई करने के बाद ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट बना दिया। अब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश ए कंप्लीमेंट ए बार, ये सब एक ही बात है। दिस मीन्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये फार्मूले हैं जो राइट साइड में लिखे हुए हैं, उनको यहां पर हम अप्लाई कर रहे हैं। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी यूनियन T9। अब प्रॉब्लम ये आई कि इवेंट्स एमी है कि नॉन एमी। आपके सामने देखो डबलेट लिखे हैं, T9 भी लिखा है। क्या आप इन सेट्स को देख के, इनको ये ऊपर लिखे, इनको देख के बता सकते हो कि ये एमी है कि नॉन एमी? बेटा एक जना बताओ। नॉन एमी। एमी है सर। ठीक से देख के बताओ बेटे। सर एमी है। एमी है। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, क्योंकि जहां डबलेट है वहां टोटल ऑफ 9 नहीं है, और जहां टोटल ऑफ 9 है वहां पर डबलेट नहीं है ना। देखो, डबलेट्स कैन नॉट गिव यू टोटल ऑफ 9 और टोटल ऑफ 9 कैन नॉट गिव यू डबलेट। तो इसलिए दोनों इवेंट्स में कोई भी आउटकम कॉमन नहीं है, और इसलिए ये इवेंट्स एमी है। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में ये एडिशन थ्योरम लगती है, ये राइट साइड में लिख रहा हूं, पी ए यूनियन बी इज कॉल्ड पी ए प्लस पी बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी यूनियन T9 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ T9। 1 माइनस डबलेट की प्रोबेबिलिटी, डबलेट की प्रोबेबिलिटी बता सकते हो आप? सर 1/6। यस, सही है। डबलेट्स आपके 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, सो 6/36। अच्छा, टोटल ऑफ 9 की प्रोबेबिलिटी बताओ, T9 की प्रोबेबिलिटी बेटे? 9/36। हाँ, 4 है बेटे। ये 1 2 3 4, 4/36। और इस तरह से ये हुआ 1 माइनस 10/36, 1 माइनस 5/18, दैट इज इक्वल टू 13/18। यही आंसर प्रीवियस मेथड से आया था। ये सुपीरियर मेथड है, एडवांस मेथड है जो अभी किया है। इसकी नॉलेज सभी को होना बहुत जरूरी है जो अभी कराया, क्योंकि यह +2 में फिर यूज होगा और
हायर क्लासेज में, +2 से आगे जाओगे डिग्री क्लासेज में, उधर भी ये यूज होगा। सो वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 हमने किया, शायद समझ में ना आया तो पूछ लो, कहीं कोई स्टेप पूछ भी सकते हो। एडिशन थ्योरम, एमी इवेंट्स की ये एडिशन थ्योरम है। जो नॉन एमी इवेंट्स हो तो फार्मूला थोड़ा बड़ा सा होता है, पी ए यूनियन बी, जनरल फार्मूला नॉन एमी के लिए। किसको याद है बेटे नॉन एमी का फार्मूला? पीबी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ए पी ए यूनियन बी का जनरल फार्मूला है। और फार्मूला शायद से ए बी सी का भी याद हो, नॉन एमी वाला फार्मूला है वो, जो जानते हो आप, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। आगे की बात करो, माइनस ब्रैकेट, हाँ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन। हाँ, और बताओ, इसके बाद एक बाहर भी है, एक और होता है प्लस करके, प्लस पी ए माइनस ए यूनियन बी यूनियन पी पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। करेक्ट, बिल्कुल राइट। तो ये फार्मूले हैं नॉन एमी के लिए। और एमी के लिए फार्मूला सिंपल सा होता है, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी पर एंड हो जाएगा। एमी इवेंट्स का फार्मूला पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी पर एंड हो जाएगा। और नॉन एमी का फार्मूला बड़ा होता है काफी। ठीक है, सो वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 7। ये देखिए, in an entrance test that is graded on the basis of 2 examinations, entrance test है which is graded on the basis of 2 exams, the probability of randomly selected student passing first exam is 0.8। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि probability of student passing first exam, अभी तो इसको मैं फर्स्ट ही लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग फर्स्ट एग्जाम इज 0.8। पासिंग भी लिख देते तो अच्छा है, फर्स्ट एग्जाम पासिंग चल जाएगा, 0.8। प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग सेकेंड एग्जाम 0.7। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड एग्जाम पासिंग दैट इज 0.7। अच्छा, इसको फिर मैं पी ए बोलता हूं, फर्स्ट एग्जाम को पास करना, ए इवेंट कन्वीनियंस के लिए, इसे हम लोग बी इवेंट बोल रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एटलीस्ट वन ऑफ दैम इज 0.95। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन, इन्होंने दी हुई है वो प्रोबेबिलिटी 0.95। आपसे डिमांड कर दिया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बोथ, आपसे डिमांड कर दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग ए एज वेल एज बी, ए एंड बी पासिंग का प्रोबेबिलिटी इन्होंने डिमांड कर दिया आपसे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 0.95 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 का आपको फार्मूला आता है बेटा, कौन सा फार्मूला है? ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 का मतलब है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। ठीक है, और एटलीस्ट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। जो आप बता रहे हो वो सही है, मैंने इससे करना होता है, वो एटलीस्ट 1 मैंने याद कराया था ना, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। ठीक है ना, तो उससे भी हो जाएगा जो बोल रहे हो, पर ये हमने याद कराया तो उससे पीछे नहीं हटना, उसी को करना है। ठीक है बेटे, ओके। तो ये हो गया माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन का मतलब क्या है? ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, नॉट ए एंड नॉट बी।
और इसका आंसर हुआ 0.95 माइनस 1, दैट इज माइनस 0.05। ठीक है, ओके। ये वहीं वहीं पहुंचेगा जो आप बता रहे थे ना, अभी ये वहीं पहुंचने वाला है, थोड़ा डिफरेंट पाथ से। लेकिन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, क्योंकि वो हमने कराया हुआ तो मैंने सोचा कि उसे अप्लाई तो कर ही देते हैं। तो पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की वैल्यू आ गई 0.05। इसके बाद डिमोर्गन लॉ, थोड़ा घूम गया क्वेश्चन, आपका था सीधा सीधा। डिमोर्गन लॉ, पी ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज 0.05। 1 माइनस पी ए यूनियन बी इज 0.05। तो माइनस पी ए यूनियन बी वही फिर से आया क्या, माइनस 0.95। अब इसमें फार्मूला लगा दो आप, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इज 0.95। पी ए की वैल्यू 0.8 दे रखी इन्होंने, पी बी 0.7, ए इंटरसेक्शन बी 0.95। 0.95 ये ना 8 और 7 15 हुआ, माइनस 1.5। और तो ये आपका कितना हो गया, माइनस 1.5, 0.95 माइनस 1.50 था, में से 0.95 ऐसे कर दो तो 5 हो गया। फाइव आ रहा लगता है, नेगेटिव का आएगा, यस, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव दोनों तरफ कैंसिल कर दो। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज 0.55। ठीक है ना, ठीक ही है। अब जो आप बता रहे थे वो सीधा था, वो अच्छा था, बेटर था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि जो फार्मूला मैंने याद कराया, ज्यादातर में ये बहुत अच्छा पड़ता है, सूट करता है, ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन, तो मैंने सोचा इसको अप्लाई कर दूं, तो मैंने इसको अप्लाई कर दिया। अब सर, आपका हाँ अल्टरनेटिव क्या बेटे, ये क्वेश्चन समझ नहीं आया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1, मैं अल्टरनेटिव कर रहा हूं, इससे समझो बेटे, ये देखो अल्टरनेटिव से हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 इन्होंने दे रखी है कितनी, 0.95। यहां तक तो समझ में आया था कि प्रोबेबिलिटी Yes, ऑफ sir. ए था 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी थी 0.7, ठीक है, और इन्होंने मांग दी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये दो रिजल्ट दे करके इनकी, हाँ इन्होंने एक और, ये भी थर्ड रिजल्ट, ये 3 रिजल्ट दे दिए। तो इन्होंने जो डिमांड कर दिया वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 को ना ए यूनियन बी भी कहते हैं, ऐसे याद करो आप, और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन भी कहते हैं। वो दूसरी अप्रोच थी, सेट थ्योरी का अप्रोच। कोई दिक्कत लगी तो इसको सीखो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 का मतलब क्या है, आइदर ए और बी और बोथ। एटलीस्ट 1 का मतलब ये है, तो ए यूनियन बी में वो कवर होता है, आइदर ए और बी और बोथ। अब पी ए यूनियन बी को जब ओपन करोगे तब पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। जो स्टेप समझ में नहीं आया वो पूछना है पर्टिकुलरली। 0.95 आया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब है 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मीन्स 0.7 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0.95। ए इंटरसेक्शन बी
0.95 माइनस 1.5, ये फिर से वही माइनस 0.55 हो गया, नेगेटिव कैंसिल करें। अब बोलो क्या समझ में नहीं आया? सर अब आ गया। आ गया ना, सही है। हाँ, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन का हमने लास्ट टाइम फार्मूला लगाया था, जो कि हम किसी और क्वेश्चन में फिर से आएगा तो फिर से सिखाएंगे। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 7 तो हो गया, 8 नंबर दिख रहा है सामने। अभी मैं आपको दिखा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। एक्सरसाइज अभी 2 चल रही है। रैपिडेक्स रैपिड रिवीजन के ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये आपके एग्जाम्स में आए हुए, पास्ट एग्जाम्स में आए हुए। तो क्या कहता है क्वेश्चन? गणेश अपीयर्स फॉर एन इंटरव्यू। वो जो गणेश था वो एक इंटरव्यू में बैठता है फॉर 2 पोस्ट्स ए एंड बी। इंटरव्यू में 2 पोस्ट थे, 2 पोस्ट थे ए एंड बी, सिलेक्शन फॉर विच इज इंडिपेंडेंट। दोनों पोस्ट में सिलेक्शन इंडिपेंडेंट है, मतलब ही इज लाइकली टू बी सिलेक्टेड इन बोथ और ईदर ऑफ देम, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। फर्स्ट पोस्ट पे सिलेक्शन हो गया तो सेकंड पे नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इंडिपेंडेंट सिलेक्शन है, वो दोनों पोस्ट पर सिलेक्ट हो भी सकता है। ए के सिलेक्शन से बी पर कोई फर्क नहीं है, बी के सिलेक्शन पर से ए पर कोई फर्क नहीं है। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन फॉर पोस्ट ए इज 1/5। प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ए इज 1/5। Probability that he will be selected for B is 1/8. What is the probability that Ganesh is selected for at least one of the posts? Probability that he is selected for A or B, ये इसी को कहते हैं probability of at least one। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 का क्वेश्चन 2 तरह से होता है, ए यूनियन बी से, और दूसरा होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन से होता है। तो यहाँ ये भी सूट कर जाएगा हमें। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 पोस्ट सिलेक्शन डिमांडेड बाय द क्वेश्चन, जो कि पी ए यूनियन बी अभी आप करके हटे हो, इट इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी A intersection B। Probability of A 1/5, that of B 1/8। आप में से कोई P A intersection B बता सकता है? 0 P A intersection B 0 क्यों है? मैंने बोला कि वो दोनों एमी है सर, एमी है सर। ये एमी नहीं है, ये नॉन एमी बेटे। इंडिपेंडेंट इवेंट्स नॉन एमी होते हैं। ये इवेंट्स हैं कैसे? इंडिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंट इवेंट्स कैसे होते हैं? नॉन एमी। समझ में? इवेंट्स कैसे हैं? उसमें लिखा है ना क्वेश्चन में, इसलिए इंडिपेंडेंट है, वैसे तो आपकी बात सही होती। द सिलेक्शन फॉर विच इज इंडिपेंडेंट। दोनों सिलेक्शंस आपस में इंडिपेंडेंट हैं, वो दोनों पोस्ट पर सिलेक्ट हो भी सकता है, ऐसा नहीं कि एक ही पोस्ट पर सिलेक्ट होगा। समझ में आ रही बात कि नहीं? वो द पर्सन मे बी सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ए, मे बी सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट बी, और ही मे बी सिलेक्टेड फॉर बोथ द पोस्ट। तो इसमें इंडिपेंडेंट सिलेक्शन है, इवेंट्स नॉन एमी है, और इसलिए पी ए इंटरसेक्शन बी 0 नहीं है। वो इंडिपेंडेंट के लिए मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ये वाली लगती है, ये देखो पी ए इंटू पी बी, दिस इज मल्टीप्लीकेशन थ्योरम फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। फाउंडेशन में आपको हमने कराया था, तो ये पी ए इंटू पी बी हो जाएगा। एमी नहीं है क्योंकि द पर्सन इज लाइकली टू बी सिलेक्टेड फॉर बोथ द पोस्ट्स बिकॉज क्वेश्चन सेज इट। वैसे एक पर्सन 2 जगह सेलेक्ट नहीं होता,
पर एक क्वेश्चन कहता है सिलेक्शन इज इंडिपेंडेंट, द पर्सन इज लाइकली टू बी सिलेक्टेड इन बोथ द पोस्ट, और इसलिए पी ए इंटरसेक्शन बी यहां पर 0 नहीं होगा, एमई में ये 0 हुआ करता है। ये हो गया 13/40 माइनस पी ए मीन्स 1/5, पी बी मीन्स 1/8, सो 12/40 40, 4 3 या 12, 4 10 या 40। अब कहीं डाउट लगाओ तो पूछ लो बेटा। वैसे तो 2 पोस्ट है, जैसे तो ए पर अपॉइंटमेंट हो गई तो बी पे नहीं हो सकती, बी पे हो गई तो ए पे नहीं हो सकती, पर क्वेश्चन ने क्लियर किया, यही सी बात को उसने क्लियर किया, द सिलेक्शन फॉर विच इज इंडिपेंडेंट, कि इन पोस्ट पर जो सिलेक्शन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है। इसकी वजह से जो हमारी थिंकिंग होती है ना कि भाई ए पे सिलेक्ट हो गया तो बी पर नहीं होगा, बी पे सिलेक्ट हो गया तो ए पर नहीं होगा, दोनों पोस्ट पे सिलेक्ट नहीं होगा, तो हमारी जो फीलिंग थी वो रॉन्ग हो गई, हमारी फीलिंग रॉन्ग हो गई, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला इवेंट्स कैसी हैं, इंडिपेंडेंट। और कोई डाउट बेटे? वैसे क्या है, एक पर्सन 2 पोस्ट पर जनरली अपॉइंट नहीं होता इन जनरल, लेकिन क्वेश्चन कहता है तो क्वेश्चन को ओबे करना है। ओके, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 9 नाउ। Probability of E given to be 1/4, probability of F is 1/2, probability of E intersection F is 1/8, और इन्होंने आपसे PE यूनियन F की डिमांड रख दी। PE यूनियन F का फार्मूला बताएं बेटे। PE plus PF minus PE union E intersection F. वन बाई 4 प्लस 1/2 माइनस 1/8। आप 8 एलसीएम ले लो, 4 2 जा 8, 2 4 जा 8, माइनस 1, 6 माइनस 1, 5/8 इज द आंसर। PE यूनियन F आपका आंसर हो गया। नाउ वी कैन सी क्वेश्चन नंबर 10। जिसमें इन्होंने PA दिया 0.54, probability of B given to be 0.69, probability of A intersection B given to be 0.35, find करना है नंबर 1, probability of A union B फाइंड करवा रहा है, और PA यूनियन B अभी किसी दूसरे क्वेश्चन में निकाल के आते हो, प्रॉब्लम नहीं है। सो इट इज PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। PA 0.54, PB 0.69, इसके नीचे लिखता हूं कन्वीनियंस के लिए, माइनस अभी साइड में लिख देते हैं 0.35। ये जो कैलकुलेशन है दिस इज इक्वल टू 4 9 13 कैरी 1 5 6 6 12, 1.23 हो गया, और माइनस कर दो 0.35 को, बैलेंस आया 13 माइनस 5 8, 11 माइनस 3 8.88 आया। अब देखो डाउट है वहां पूछ लो बेटा। सेकेंड पार्ट अपना PA डैश इंटरसेक्शन B डैश, ये इसमें डिमोर्गन लॉ लगा करता है, इसको समझने की ट्राई करो, यही प्रॉब्लम थी लास्ट टाइम आपकी। प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर A नॉर B बोलते हैं इसी को, A डैश इंटरसेक्शन B डैश इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर A नॉर B, नीदर A नॉर B is also called not A and not B. So this can be written as probability of A dash intersection B dash को बोलेंगे A union B whole complement,
क्योंकि ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। Probability of A complement is 1 minus probability of A। तो ये चीज को लिख सकते हो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अटक रहे हो आप, पूछो बेटे। ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी ये लिखी पड़ी है ऊपर 0.88, वहां से इस जगह पर कॉपी करो, ये देखो 0.12। अब पूछो डाउट। ठीक है, तो सेकंड पार्ट हो गया। एक और पार्ट है इनके पास, थर्ड पार्ट सिग्निफिकेंट। इसमें क्या है, ए डैश इंटरसेक्शन बी का डैश नहीं है, ए डैश इंटरसेक्शन बी। काफी इफेक्टिव अच्छा पार्ट है ये, थर्ड पार्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी, इसका डायरेक्ट फार्मूला आपके पास नहीं है, यू डोंट हैव फार्मूला टू टैकल दिस। तो ये है क्या चीज, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड नॉट ए। इसको बोलेंगे बी बट नॉट ए, बी एंड नॉट ए। सर हम ए कॉम्प्लीमेंट निकाल कर फिर वही सेम फॉर्मूला लगा देते हैं इंटरसेक्शन का। ए कॉम्प्लीमेंट बाहर निकलेगा नहीं ना अकेला ये। सर ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 1 माइनस ए लगा देते हैं। ऐसे नहीं लगा सकते आप, जब ना पी ए डैश अलग लिखाओ फिर लगा सकते हो बेटे। ओके सर। हाँ, ये ना दोनों अटैच लिखे, ऐसे अलग ऐसे नहीं निकाल सकते आप। पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को इस तरह की कंसेप्ट मन में ना बनाए। देखो इधर बात सुनो, ये पी ए डैश इंटरसेक्शन पी बी नहीं है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी कोई थिंकिंग ये है ना कि पी ए डैश को अलग ही कर देते हैं, ये अलग इस तरह नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा कुछ भी करना वो ये है नहीं। तो ये बी बट नॉट ए थोड़ा लेंथी मेथड से होगा, इसी को समझने की ट्राई करें। बी बट नॉट ए सेट थ्योरी में बी माइनस ए को कहते हैं। जो बी इंटरसेक्शन ए डैश है वही बी माइनस ए है, ये दोनों सेम थिंग्स हैं। मैं साइड पे लिख सकता हूं और आप इसे याद कर सकते हो। ए एंड बी नॉट, बी डैश नॉट बी, तो इसका मतलब है ए माइनस बी, और बी एंड ए डैश होगा तो बी माइनस ए हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ए एंड नॉट बी का मतलब है ए माइनस बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए आ गया, ये भी पी बी माइनस पी ए नहीं होता, नहीं, इसका फार्मूला आपको वेन डायग्राम से सर्च करना है। इसका बी माइनस ए का फार्मूला वेन डायग्राम से आएगा। मैं अभी वेन डायग्राम बनाता हूं और सब बताता हूं। एक सेकंड रुकिए। ए बी का ये सेट ए, ये सेट बी। कई बच्चों को तो डायरेक्ट याद होता है, किसी को डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज ये वेन डायग्राम से फार्मूले निकलते हैं इस पैटर्न के। ये एरिया को ए माइनस बी कहते हैं, इस एरिया को, ये बीच के एरिया को क्या कहते हैं बोलो? ए इंटरसेक्शन बी। यस, इस एरिया को ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। और ये लास्ट में जो एरिया रह गया इसको मैं बी माइनस ए। यस, ये जो रेड एरिया ये सर बी माइनस ए बोला जाता है। इस वेन डायग्राम को देख के फार्मूला जनरेट कर सकते हो आप लोग। कैसे? बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यस, बिल्कुल सही बता रहे हो। अभी दोबारा बताना, कहीं देखें। बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बी, यस राइट, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यस, तो बी माइनस ए, ये वाला जो एरिया है ना, रेड एरिया है ये, तो दिस एरिया इज इक्वल टू होल सेट बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। होल सेट बी में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दो, मैं यहां लिख देता हूं, होल सेट बी में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दें तो बी माइनस ए आ जाता है। और इस फार्मूले में प्रोबेबिलिटी पी अप्लाई कर दें तो पी का ये फार्मूला तैयार है।
एरिया में पी आप मल्टीप्लाई टाइप का कर सकते हो, मल्टीप्लाई तो नहीं बोलूंगा पर मल्टीप्लाई टाइप का कर अलाउड है इसमें। इससे जो फार्मूले जनरेट होते हैं, मतलब ये एरिया बी माइनस ए का ये एरिया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, जो कि हमने यहाँ लिख दिया है। इसी तरह तरीके से ए माइनस बी एरिया कितना होगा एक्स्ट्रा में बताते हैं। ए माइनस बी क्या है बेटे, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी होगा क्या। सेट ए में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दो तो ए माइनस बी आ जाएगा। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमने ऊपर क्वेश्चन ने दिया हुआ है 0.69 और ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी आपको वो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन हम यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं, ये देखो ए इंटरसेक्शन बी 0.35 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.69, वो जो दिया हुआ है उसको यहाँ पर हमने क्या किया, कॉपी कर दिया। 0.69 माइनस 0.35 और 0.34 आपका आंसर आ गया। अब डाउट हो वहां पे बात करो, पूछो। बहुत अच्छा, तीनों पार्ट हो गए। थर्ड पार्ट बहुत इफेक्टिव, इसने आपकी नॉलेज इंक्रीज की काफी। अब इसमें एक एक्सरसाइज 3 स्टार्ट हो गई है, 2 एक्सरसाइज फिनिश हो गई, 3 एक्सरसाइज अभी करता हूं। न्यू फाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं है अभी तक, ओल्ड फाउंडेशन उसी से सभी क्वेश्चन हुए जा रहे हैं जो आपने लर्न किया। दिस इज न्यू क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस। ये एक्सरसाइज 3 रैपिड एक्स लिख दीजिए वहां पे। एंड इट्स क्वेश्चन 1। A letter is chosen at random from the word assassination. Find the probability that letter is a vowel, letter is a consonant. A double S I N A T I O N एन, यहां डेंस तो हो जाएगा, एन के पास लिख दिया। कहता ए लेटर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड असासिनेशन। इस वर्ड से एक लेटर आपने सेलेक्ट किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लेटर इज ए वोवेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवेल। इसमें दूसरे जो कुरुक्षेत्रा वर्ड में सीखा था परम्यूटेशंस, उनके चक्कर में ना पड़े, सीधा सीधा क्वेश्चन है। कई बच्चे ना इसमें परम्यूटेशन लगाने लगते हैं। आपने 1 वोवेल सेलेक्ट किया है, 1 लेटर सेलेक्ट किया है, उसके वोवेल की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप वोवेल्स को काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 वोवेल्स है और 2 6 7 8 9 10 11 12 13 टोटल लेटर्स मालूम पड़ रहे हैं। 13 ही है, काउंट कर देता हूं। 4 4 8 4 12 1 13, सही है। तो वोवेल का प्रोबेबिलिटी, अब ये 6 वोवेल्स आपका फेवर करेंगे। ये इवेंट कैसी है, सिंपल इवेंट, क्योंकि आपने सिर्फ 1 वोवेल को सिलेक्ट किया है। 1 वोवेल सिलेक्ट हो तो सिंपल इवेंट, मोर देन 1 तब कंपाउंड इवेंट हो जाती है। तो बी में चलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंसोनेंट। कंसोनेंट हमने एक तरफ इसीलिए लिख दिए थे पहले, 3 3 6 1 7 कंसोनेंट्स आउट ऑफ 13, और यही आपका आंसर है। इसमें कोई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि यू हैव सेलेक्टेड ओनली वन लेटर। ए लेटर इज सिलेक्टेड। 2 3 सेलेक्ट हो उसमें कोई प्रॉब्लम हो भी सकती है, पर ये 1 लेटर सिलेक्शन वाला क्वेश्चन ये सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें कॉम्प्लिकेशन क्रिएट न करें। अब देखिए, ये रहा क्वेश्चन 2। थोड़ा सा लेंदी है, हल्का सा। क्वेश्चन 2, एन इंटीजर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम फर्स्ट 200 पॉजिटिव इंटीजर्स। आपके पास 1 से लेकर के 200 तक के पॉजिटिव इंटीजर्स हैं आपके पास।
1 to 200 पॉजिटिव इंटीजर्स अवेलेबल है। इनमें से आपने क्या किया, वन इंटीजर इज सिलेक्टेड, ओनली वन इंटीजर इज सिलेक्टेड from first 200 positive integers. Find the probability that it is divisible by 6 or 8. Divisible by 6 पता लगाता हूं, divisible by 6 कितने नंबर्स हैं। 1 और 200 के बीच में 6 से डिविजिबल नंबर्स, ठीक है, 6 से डिविजिबल नंबर्स होंगे 6 की टेबल में जो आते हैं। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, है ना, 6 5 जा 6 से 60, फिर उसके बाद 120 या 120 तक, उसके बाद आ जाते हैं 60 और एन सर 33 होएगा सर। एक मिनट, ये 6 की टेबल मैंने यहाँ तक लिख दी। अब आप इसका ना लास्ट मेंबर इस टेबल का बताओ जो 200 के पास हो। 198 198 बिल्कुल राइट है बेटे, 198। और औरों की जरूरत नहीं है आपको, आप बिगिनिंग के 3-4 लेटर लिख दिए, 3-4 नंबर बिगिनिंग के, और लास्ट वाला नंबर जो 200 से लेस हो। 200 itself is not multiple of 6, 200 से लेस हो और जो 6 का मल्टीपल हो। ये देखो 6 का मल्टीपल है और 200 का नियरेस्ट मल्टीपल है, ये 6 इंटू 33 मालूम पड़ रहा है मुझे, तो ये 33 नंबर्स हैं टोटल। 6 की टेबल है ये, और ये टोटल नंबर्स हैं 33 नंबर्स की आपको प्रोबेबिलिटी निकालते टाइम जरूरत पड़ेगी। तो ये आपका डिविजिबल बाई 6 हो गया। अभी काम खत्म नहीं हुआ, स्टार्ट हुआ डिविजिबल बाई 8। अब आपको 8 की टेबल में और 200 के पास तक, 8 2 जा 16, 8 3 जा 200, 4, 8 4 जा 32, और लास्ट मेंबर कहते हैं 200, जो कि सही है। 8 इंटू 25 है बेटा। तो ये नंबर याद रखें, ये नंबर हो गए 25 नंबर्स की आपको प्रोबेबिलिटी के टाइम जरूरत पड़ेगी। तो ये D8 का सेट है, वो D6 है ले, और हाँ, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट इज डिविजिबल बाय 6 और 8, और बोथ मतलब बोथ वाली बात वो लिखेंगे नहीं, वो तो ऐसे ही लिखेंगे D डिविजिबल बाय 6 और 8। लेकिन हमें पता है देयर आर सम नंबर्स which are divisible by both D6 intersection D8। इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जो 6 और 8 तो दोनों से डिविजिबल हो। तब मैंने थोड़े ज्यादा नंबर लिखे, एक नंबर इनमें कैच में आ रहा है 24, और टेबल लिखोगे ना तो और नंबर कैच में आएंगे। तो 24 की जो टेबल में आते हैं, जो 24 की टेबल में आते हैं, वो वाले डिविजिबल बाय 6 एज वेल एज डिविजिबल बाय 8 हैं। और 24 2 जा 48, 24 3 जा 72, 24 की टेबल में आ जाए और 200 से वो नंबर लेस हो, ऐसा नंबर कोई बताओ बेटा, ढूंढो, है कोई नॉलेज में? 200 से लेस 196 196 हमें डाउटफुल लगता है। 186। नहीं, एक मिनट, तो गड़बड़ हो रही है कहीं। 196 24 का डिवीजन, तो जैसे 12 सब 192। अब सही आया, 192 में 24 का डिवीजन लग जाएगा, ठीक है, इनमें नहीं लग रहा था। 192 डिवाइडेड बाय 24, देखो 8 टाइम डिवीजन लग जाएगा। 8। हाँ, तो ये है अपना 24 इंटू 8 कह सकते हो। तो ये 8 नंबर्स हैं। बस अब आपकी बात बन गई, आपने सारी चीजें लिख दी हैं। इनकी डिमांड कंप्लीट करते हैं, डिविजिबल बाय 6 और डिविजिबल बाय 8, इनकी ये डिमांड है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज डिमांडेड बाय द क्वेश्चन, और इसका फार्मूला आपको आता है, पी ए प्लस पी बी
माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। D6 का प्रोबेबिलिटी होगा 33 नंबर्स फेवरेबल D6 के लिए, 33 आउट ऑफ 200। D8 के लिए 25 फेवरेबल आउट ऑफ 200 माइनस D6 इंटरसेक्शन D8। ऐसे तो 8 नंबर से आपने पता लगाया था, 8/200। अब जो भी आंसर आ जाए वो एक्सेप्ट कर लो। 33 माइनस 8, 25 प्लस 25, 50/200, तो 1/4। अब आप अपना डाउट भी पूछ सकते हैं बेटा। ये लास्ट नंबर सर्च करने में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स है, वहां आपको हल्के से ट्रायल्स करने पड़ेंगे, और एग्जाम में क्वेश्चन चेंज होके आता है तब तो टोटली आपको ट्रायल्स करने ही पड़ेंगे। इसमें तो मतलब किया हुआ क्वेश्चन, जैसे मैंने सेवरल टाइम्स किया, तो 192 जब आपने बोला तो हमारे माइंड में हिट किया कि 192 हमारे पास कई बार आया हमारे सामने, और 196 हमारे सामने पहले कभी नहीं आया। तो सर हमको फिर ऐसे टर्म्स निकालनी पड़ेगी ऐसे क्वेश्चन में? बेटे हाँ बिल्कुल निकालनी पड़ेगी, करना पड़ेगा। जो ओके मैंने ये सर। करा है ना, इसी बेस पर होगा बेटा। ओके, वैसे ये एनसीईआरटी का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में ये खुद ही आया था। नया क्वेश्चन तो चांस कम है, इसी टाइप के आते हैं, यही आते हैं खुद ही। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी हैं, ये वैसे रैपिडेक्स में मैंने डाले हुए, और क्योंकि ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो एनसीईआरटी के प्लस एग्जाम्स में आए हुए हैं, इसलिए ये यही आएंगे, यही इसी टाइप का आएगा। बहुत ज्यादा स्ट्रेंज क्वेश्चन नहीं आएगा। एक्स इज टेकिंग अप सब्जेक्ट्स, वो जो स्टूडेंट का नाम इन्होंने एक्स रखा हुआ है, ये जो एक्स स्टूडेंट था उसने मैथ्स लिया, फिजिक्स लिया, केमिस्ट्री ली इन द एग्जामिनेशन। इसने मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री ली हुई है बच्चे ने। His probabilities of getting grade A in these subjects are 0.2, 0.3 and 0.5 respectively, कि ये स्टूडेंट को ग्रेड ए मिलेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रेड ए इन मैथ्स, किस स्टूडेंट को मैथ्स में ए ग्रेड मिलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है। कि इस स्टूडेंट को ग्रेड ए मिल जाएगा फिजिक्स में, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है। कि इस स्टूडेंट को ग्रेड ए मिल जाएगा केमिस्ट्री में, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.5 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अब आगे रीड करता हूं, आगे इसमें है नहीं, क्वेश्चन अगले पेज पर है। ओके, ये एक सेकंड लिखना, ये देखो क्वेश्चन आपके सामने, यहां तक तो कर ही लिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेट्स के बाद रीड करो नंबर 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेड ए इन ऑल सब्जेक्ट्स, ग्रेड ए इन ऑल, सारे सब्जेक्ट्स में इसको ग्रेड ए चाहिए, इसको चाहिए मैथ्स में एंड फिजिक्स में एंड केमिस्ट्री में, सब में ग्रेड ए चाहिए। एंड इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, इसे मैं पीएम बोलता हूं, मैथ्स में ग्रेड ए आना, इसे पीपी कह देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रेड ए इन फिजिक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रेड ए इन केमिस्ट्री। तो probability of getting grade A in all subjects, probability of maths and physics and chemistry, all these things are independent, PM into PP into PC. This can be written as PM का मतलब 0.2, PP का मतलब 0.3, PC का मतलब 0.5, पॉइंट वैसे इनका ना तो 30 आ रहा है, तो 030 होगा, 3 डेसिमल 0.03 आंसर है बेटे। मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, डेसिमल लगा दिया, 3 प्लेसेज ऑफ डेसिमल चाहिए यहाँ, तो इसलिए 2 3 जा 6 5 जा 30 पे हमने 3 प्लेस कर दिए,
0.03 आपका आंसर, 3/100 भी कह सकते हो। ग्रेड ए इन ऑल, गेटिंग ग्रेड ए इन मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। सेकेंड पार्ट है इसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेड ए इन नो सब्जेक्ट। आपके सामने है ग्रेड ए इन नो सब्जेक्ट। वन माइनस 0.03। हाँ, ऐसे देखना, ग्रेड ए नो सब्जेक्ट। आपने कॉमन सेंस से ठीक बताया, मेरी बात समझे। ग्रेड ए नो सब्जेक्ट का मतलब है इसको मैथ्स में ग्रेड ए नहीं चाहिए, एंड फिजिक्स में ग्रेड ए नहीं चाहिए, एंड केमिस्ट्री में ग्रेड ए नहीं चाहिए। सही है, ये भी सीखो, इसको सीखना जरूरी है बेटे। आपने बोला वो ठीक है, वो बहुत अच्छा है, कॉमन सेंस से आंसर बता दिया बच्चे ने। ठीक है, पर ये भी सीखो, नॉट मैथ्स एंड नॉट फिजिक्स एंड नॉट केमिस्ट्री, ये मीनिंग हुआ ना, ये देखो। और डिमोर्गन लॉ लगाता हूं, डिमोर्गन लॉ की जरूरत इस क्वेश्चन में M नहीं। यूनियन P यूनियन C का होल कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल सही है। अब एक बात बताऊं मैं, इसमें इवेंट्स हैं इंडिपेंडेंट, और जब इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो डिमोर्गन लॉ नहीं लगता। तो वो अप्लाई होता है जो आपकी थिंकिंग थी। एक बार का आप कह रहे थे ना, ऐसे कर दो PM डैश इंटू PP डैश टाइप का, क्योंकि MPCR इंडिपेंडेंट हियर इन दिस क्वेश्चन, इसलिए डिमोर्गन लॉ से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। डिमोर्गन लॉ से क्वेश्चन हैवी पड़ेगा, भारी पड़ेगा, तंग करेगा, बहुत बड़ा है ना। M यूनियन P यूनियन C का फार्मूला बहुत बड़ा है, तो हम उधर जाएंगे नहीं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन उधर जाने के लिए हमें नहीं बोल रहा है। तो MPCR इंडिपेंडेंट हियर इन दिस क्वेश्चन, क्योंकि मैथ्स में पास होने से फिजिक्स के पास होने से का कोई मतलब नहीं है कि मैथ्स में पास हो जाएगा तो फिजिक्स में नहीं हो सकता। देयर इज नथिंग लाइक दैट। मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री सब में उसका जो ग्रेड ए आना, वो कैसा है, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। और एमपीसी जो इंडिपेंडेंट है तो इनके नेगेशंस भी इंडिपेंडेंट होते हैं, आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। और इसलिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से आप काम चलाइए और वो सॉल्यूशन आपको इजी पड़ेगा। PM डैश, अब ध्यान दो, PM कितना था, PM था 0.2, तो PM डैश हुआ 0.8। PM था 0.2, हम यहां लिख देते हैं क्योंकि स्पेस और कहीं है नहीं, सामने नहीं पड़ेगी, दिक्कत आ जाएगी। तो यहां पे मैं लिख देता हूं वो बातें। PM डैश वो हो जाएगा 1 माइनस PM 0.2 विच इज 0.8। तो P डैश वो हो जाएगा 1 माइनस 0.3 विच इज 0.7। फिर PC डैश 1 माइनस 0.5 विच इज 0.5। ठीक है, तो PM डैश हुआ 0.8, PP डैश हुआ 0.7, PC डैश हुआ 0.5। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आ जाए वो एक्सेप्ट कर लो। 47 या 280 और डेसिमल लगा दो 0.28, इसका आंसर है इजी मैनर में। अगर जो हम डिमोर्गन लॉ से करेंगे तो रॉन्ग नहीं जाएगा, वो भी होगा, थोड़ा लेंदी होगा, जिसकी यहाँ जरूरत नहीं है वो काफी लेंदी पड़ जाएगा। वो तो फार्मूला बड़ा है ना, PA यूनियन B यूनियन C का फार्मूला लगाना पड़ेगा, फिर वो चीजें जो सभी चीजें उसकी सर्च करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो वहां इस क्वेश्चन में जाने की जरूरत नहीं इंडिपेंडेंट की वजह से। अब देखो बेटे, डाउट पूछो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेड ए इन नो सब्जेक्ट, पहले था ग्रेड इन ऑल सब्जेक्ट्स, अब आया ग्रेड इन नो सब्जेक्ट। ठीक है, और इसी तरह से करना धीरे से। जो फास्ट कंक्लूजन्स हैं वो ना निकालें, फास्ट कंक्लूजन कभी कभी रॉन्ग हो जाते हैं। थोड़ा स्लो और स्टेडी, स्लो स्टेडी विंस द रेस कहते हैं ना, तो उसमें कंक्लूजन्स सही निकलते हैं और कंफ्यूजन कम होती है। अब इसमें एक और आया, थर्ड पार्ट दिखाई पड़ रहा है हमें क्वेश्चन में, तो थर्ड पार्ट देखिए आपको दिखाता हूं। इसमें लिखा है थर्ड पार्ट, ग्रेड इन 2 सब्जेक्ट्स।
ये देखिए थर्ड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेड ए इन 2 सब्जेक्ट्स। अच्छा, 2 सब्जेक्ट्स का ग्रेड ए देखना, ये क्या होगा, क्या 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 डिमांड कर रहा है, ये डिमांड कर रहा है मैथ्स एंड फिजिक्स, ग्रेड ए इन 2 सब्जेक्ट्स बोल रहा है? मैथ्स एंड फिजिक्स में आ जाए ग्रेड ए, या फिर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में आ जाए ग्रेड ए। या फिर आ जाए मैं एक काम करता हूं, ग्रेड ए इन 2 सब्जेक्ट्स मांग रहा है, तो वैसे इसका मीनिंग तो यही है, मैथ्स एंड फिजिक्स और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री और केमिस्ट्री एंड मैथ्स, इसी को आगे बढ़ा देता हूं। ग्रेड ए इन 2 सब्जेक्ट्स, एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट्स, मैथ्स एंड फिजिक्स में ग्रेड ए आ जाए और केमिस्ट्री में ग्रेड ए आना नहीं चाहिए, उसे मैं अभी यहां लिख दूंगा कि मतलब मैथ्स फिजिक्स में आ जाए तो केमिस्ट्री का डाउटफुल ना हो। तो इसके साथ एक बात और शामिल है, एंड नॉट इन केमिस्ट्री। फिजिक्स केमिस्ट्री में आ जाए तो इसमें एक चीज शामिल है कि नॉट इन मैथ्स। केमिस्ट्री एंड मैथ्स में ग्रेड आ जाए तो इसमें शामिल है कि फिजिक्स में फिर ग्रेड ए नहीं चाहिए। कहता है ग्रेड ए इन एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट्स, एग्जैक्टली वर्ड देते नहीं है, अंडरस्टूड है। मैथ्स फिजिक्स में ग्रेड आए तो केमिस्ट्री में ग्रेड ए आए ही ना, क्योंकि 2 सब्जेक्ट्स में ग्रेड ए क्वेश्चन मांग रहा है, 3 सब्जेक्ट में बिल्कुल भी नहीं, 1 सब्जेक्ट में भी नहीं। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज है, समझिए आप। और इसका फर्दर मीनिंग हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ्स एंड फिजिक्स एंड नॉट केमिस्ट्री। इंटरसेक्शन रास्ते से हटा दिया क्योंकि वो फिर लिखना पड़ रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड नॉट मैथ्स प्लस केमिस्ट्री मैथ्स एंड नॉट फिजिक्स। इसका ये मीनिंग हुआ एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट्स। फिर थर्ड में ग्रेड ए नहीं चाहिए, मैथ्स फिजिक्स में आ जाए तो केमिस्ट्री में नहीं भी चाहिए, वो भी जरूरी है। ये नहीं कि मैथ्स फिजिक्स में ग्रेड ए आ गया तो केमिस्ट्री के डाउटफुल रह गया, पता नहीं ग्रेड ए आया नहीं आया, तो आपने बोलना पड़ेगा केमिस्ट्री में ग्रेड ए नहीं आया, क्योंकि हम ग्रेड ए चाहते हैं केवल 2 सब्जेक्ट में। थर्ड में नॉन ग्रेड ए चाहिए, बी ग्रेड बी सी डी और कोई ग्रेड चाहिए हमको। अब इसको आगे चलते हैं। पीएम, क्योंकि इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, सो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम इज एप्लीकेबल। पीएम इंटू पीपी इंटू पीसी डैश प्लस पीपी इंटू पीसी इंटू पीएम डैश प्लस पीसी इंटू पीएम इंटू पीपी डैश, दिस कैन बी रिटन एज फॉलोज। अब ये सारी प्रोबेबिलिटीज आपको आती हैं, लिखी पड़ी है, मैं यहां से कॉपी कर रहा हूं। पीएम है 0.2, कॉपी कर रहा हूं और कुछ नहीं। पीपी आपके पास हमने अभी बताया था, पीसी डैश वो रेड में लिखा हुआ है 0.5 प्लस पीपी है अपना 0.3, पीसी 0.5, पीएम डैश इज 0.8 प्लस पीसी 0.5, पीएम आया था क्वेश्चन में दिया हुआ था 0.2, पीपी डैश इज 0.7 और कैलकुलेशन आई लीव इट टू यू टू डू इट। वैसे इसका आंसर शायद हमने यहाँ लिखा हुआ है, ये देखो 0.220 मेरा पहले बार कैलकुलेशन में कभी आया था, मैं वहां से देख के लिख देता हूँ। बाकी आप देखना इतना आता है कि नहीं, जरूर आता है। सारे आंसर तो पहले वाले मैच कर रहे थे, ये भी मैच करेंगे, बहुत हैवी कैलकुलेशन नहीं है। एंड दिस वे वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 3। ओके, और मेरे ख्याल से